60 और 70 के दशक में बॉलीवुड का एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। उस समय जब ये गाना सुनाया गया होगा तो तब किसी ने परिकल्पना नहीं करी होगी कि लगभग 60-70 साल के बाद ये जो सरबती तेरी आंखों है वो अब गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरबती आखिर कौन से शरबत? शरबत तो अब जिहादी भी हो गया और शरबत देशभक्ति वाला भी हो गया। तो कौन सी शरबती? देशभक्ति वाला शरबती, जिहादी शरबती या कोई और शरबती? हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसमें से एक नई चीज़ आज ये हो गई कि हमने बाकी चीज़ों को तो संप्रदाय से जोड़ ही दिया। अब शरबत जो एक बड़ा निर्दोष इनोसेंट लुकिंग पेय पदार्थ था और जो नॉर्मली शादियों में बहुत ज़्यादा वितरण किया जाता था, कभी लोगों का ध्यान भी इस पे नहीं गया था और उसको जिहादी नाम दे दिया गया। अब जब मैंने ये सबसे पहले स्टेटमेंट देखा तो तत्काल जाकर के मैंने खुद ही फ्रिज में जाके देखा कि हमारे फ्रिज में कहीं कोई शरबत तो नहीं है, लाल रंग का कोई शरबत तो नहीं है। हुआ यूं कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे जिसमें सभी प्रकार के पेय पदार्थ थे, जूसेस भी थे, उसमें शरबत भी था। अब सवाल ये है कि जब शरबत लॉन्च कर रहे हैं तो नॉर्मली हर मैन्युफैक्चरर जब लॉन्च करता है तो अपनी अच्छी बातें करता है और जो उसके कंपटीटर जो राइवल्स होते हैं मार्केट में वो उस प्रोडक्ट को चाहता है कि वो मार्केट से जाए, उसका स्थान वो ले ले। तो बाबा रामदेव ने जो कहा, उन्होंने दो बातें करी। पहला तो उन्होंने ये कहा कि लाल रंग का शरबत आप लोग पीते आ रहे हो, वो जिहाद शरबत जिहाद है। तो जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। सबका अचानक ध्यान इस ओर आकृष्ट हो गया, शरबत जिहाद ये क्या होता है, शरबत जिहाद कहाँ से हो गया? तब उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो शरबत आप पीते हो उसका जो पैसा है, उसका जो फंड है वो उन जगहों पे जाता है। से तो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। नाम लिया उन्होंने, मदरसा मस्जिद वगैरह वगैरह वहां जाता है। अब सवाल ये होता है, अगर शरबत किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा हो और उसका पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये तो काम है ही सबका, शासन का भी काम है, प्रशासन का भी काम है कि इसको देखे कि गलत जगहों पे ना जाए। लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और तब आप इसे शरबत जिहाद का नाम दे रहे हो, तो ये नैतिक रूप से मोरली कितना सही है। मैं तो सोचता हूँ कि जो उन्होंने नाम तो बताया नहीं, लेकिन जो इशारा था वो काफी तेज था। सभी समझ गए जो बात बाबा रामदेव कर रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा की कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और अभी तक ये पूरे देश में और पूरे उपमहाद्वीप में शादी ब्याह के अवसर पे गर्मियों में बहुत ही कॉमन सा ड्रिंक है। अभी तक किसी का ध्यान इस पे गया भी नहीं था। जब बाबा रामदेव ने ये बात कही तो कई बार सोचता हूँ कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाले सोच रहे होंगे कि हंगामा है क्यों बरपा, जब थोड़ी सी पी ली, अगर शरबत थोड़ी सी पी ली तो इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्यों है? हंगामा है क्यों बरपा। लेकिन बाबा रामदेव भी छोड़ने वाले नहीं थे। उनकी तरफ से आया कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग सबके हिसाब से अलग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो लाल रंग में भी है। तो जब ये सब चल ही रहा है, इतना बवाल मच गया, इतनी आलोचनाएं होने लगी, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे रूह अफ़ज़ा के साथ अपनी तस्वीर सामने रख दी, कई लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि ये हमदर्द लेबोरेटरीज के द्वारा रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है जो 1907 से बन रहा है। और 1907 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ 1947 में, तो हमदर्द के दो भाग हो गया, एक हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान में। जब बांग्लादेश बना तो एक हमदर्द बांग्लादेश भी हो गया और इसको इन सबको कनेक्ट करने लगे, ये सब सारी रिसर्च आने लगे मार्केट में। तो एक बेचारा सा छोटा सा एक ड्रिंक, एक शरबत जो फ्रिज में रहता था, वो एक पूरी आलोचनाओं का, पूरी चर्चाओं का केंद्र बन गया। मुझे याद आया इसमें कि जब मैं एक बार जिला में पदस्थ था, एसपी बतौर पदस्थ था, तो हमारे यहाँ एक ऑर्डली था, बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा लड़का था वो। तो हमारे डीआईजी साहब हमारे घर आए, तो मैंने रूह अफ़ज़ा अपने ऑर्डली को बताया कि लेकर के आ जाओ, जो बड़ा कॉमन सा था। जब भी कोई गेस्ट आते हैं गर्मियों में तो नॉर्मली रूह अफ़ज़ा या कोल्ड ड्रिंक उनको पेश किया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है। तो मैंने ऑर्डली को बताया कि रूह अफ़ज़ा लेके आ जाओ।
थोड़ी देर में जब वो आया तो जब वो ग्लास में रुआवजा डाल के लाया था, अब वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा नहीं था। तो डीआईजी साहब ने मेरी ओर देखा और बड़े मजाकिया मूड में उन्होंने मुझे कहा कि संजय, ये थोड़ा सा आगे दिख नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता इसमें नहीं है। फिर उन्होंने पी के बताया, उन्होंने कहा कि लगता है इसमें कुछ मिलाया नहीं है, उसने बिल्कुल नीट लेके आ गया है। तो मैंने ऑर्डली को कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि रुआवजा में हमेशा पानी या दूध या कुछ और मिला के लाते हैं, तुमने ऐसे ही ले दिया। तो उसे बेचारा सीधा साधा गांव का लड़का था, उसे कुछ पता नहीं था। 2-3 महीने के बाद जब वो डीआई साहब पुनः आए और चूंकि रुआवजा का ये वाकयात हो चुका था, तो मैंने उसी ऑर्डली को कहा कि इस बार तुम कोका कोला लेके आ जाओ। तो वो गया और कोका कोला लेके आ गया। जब कोका कोला लेके आया तो फिर वही डीआईजी साहब थे, उन्होंने कहा कि संजय, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? जब पिछले बार में आया तो आगे पीछे कुछ दिखता नहीं था, इस बार जो कोका कोला आया है तो बिल्कुल ही आर पार तो दिख ही रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें कोक है भी कहाँ। तो जब मैंने उससे ऑर्डली से पूछा तुमने किया क्या है, तो बड़ा इनोसेंटली उसने मुझे जवाब दिया, सर आपने तो कहा था कि पिछली बार की पानी मिलाना है, तो मैंने इसमें पानी मिला दिया और मैं ले आया। तो ऐसे वाकयात होते हैं। मुझे उस समय भी पता नहीं था ये रुआवजा, ये कोका कोला इतने कंट्रोवर्सी का कारण बनेगा, जिसमें से एक तो जिहादी हो जाएगा और जो दूसरा है वो टॉयलेट क्लीनर हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ऐसे हो गए। तो शायद वो ऑर्डली ज्यादा तेज था, वो जानता था और उसने उसी ढंग से उसे पेश भी किया था। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो राइवलरीज होती हैं और इतिहास गवाह है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे जो ट्रेड राइवलरीज की कहानियां जो पूरे लोगों में पॉपुलर है पूरे विश्व में, वो हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल मैं केवल देना चाहूँ, जैसे अमूल और ब्रिटानिया का था। तो जब अमूल ने कहा कि जो बटर कुकीज होते हैं वो बाकी बिस्किट्स, खास करके उसका इशारा कहीं ना कहीं ब्रिटानिया की ओर था कि ब्रिटानिया और दूसरे कुकीज में वो 0.3% से 4% होता है, और हमारे यहाँ जो कुकीज बनती है वो उसमें 25% बटर होता है। तो उन्होंने ये करके प्रचार करना शुरू किया। तो ब्रिटानिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो इमीडिएटली वो एक काउंटर अपना प्रचार लेकर के आया। उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबकी होती है, सभी कंपनियों की होती है, तो उसने ला करके बताया कि हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो है वो केवल स्माइली है, क्योंकि जो गुड डे कुकीज होती है उसमें स्माइली सा चेहरा बना होता है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जो कुकीज है वो तो स्माइली है, और जो दूसरे कुकीज हैं जिसमें बटर ज्यादा है उसमें 7 टाइम्स कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो एक राइवलरी का एक ये भी एग्जांपल है कि आप उसको एक अच्छे फ्रेंडली टर्म्स में या उसके क्वालिटी के ऊपर आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करो और लोगों को डिसाइड कर दे दो कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल चाहिए कि उन्हें बटर चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए। ऐसे ही जब पेप्सी और कोक का हुआ और कोक ने जीरो कोक लेके कोक मार्केट में आया, तो पेप्सी ने कहा कि हमारे यहाँ तो इतने वैल्यूएबल चीजें हैं हमारे ड्रिंक में कि इट कांट बी शेड, इट इज जीरो। तो इस टाइप के जो प्रचार है वो सब काफी हुए। इसके पहले मुझे याद है कि जब वो किंगफिशर और वो जेट एयरलाइंस, जब दोनों एयरलाइंस थी हिंदुस्तान में, तो किंगफिशर ने जेट के बारे में लिखा कि वी मेड देम चेंज, हमने उन्हें चेंज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर जेट भी एक अपना काउंटर पंचलाइन और स्लोगन लेके आ गया कि यस वी हैव चेंज्ड, बट फाइंड आउट व्हाट हैज बीन चेंज्ड इन जेट एयरवेज। आप आ करके देखें और तब पता करें। तो ये बड़े ह्यूमरस तरीके से ऐसी राइवलरीज हुई हैं। मर्सिडीज, BMW की हुई हैं, जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं, नोकिया, आईफोन वगैरह की भी हुई हैं, इवन एप्पल के बीच और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुई हैं। तो ये सब चीजें हैं। मैं एक मनीष शर्मा का शेर है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैंने तो तुम्हें मोहब्बत की शरबत पिलाई थी, तुमने नफरत का जहर कैसे उगल दिया। तो शरबत में भी अगर हम सांप्रदायिकता का रंग देखने लगेंगे तो पता नहीं समाज कहाँ किस ओर जाएगा। बाबा रामदेव एक बड़ी विशिष्ट पर्सनालिटी है। यदि आप लोग इनको ट्रैक कर रहे होंगे 2003-2004 से, तो इन्होंने ये इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं जो सारे जो रंग होते हैं वो समेटे हुए हैं। तो बीमारी आई है उसको खत्म करने के लिए ही स्वामी रामदेव का जन्म हुआ। जब शुरुआत करी तो वो स्वामी रामदेव कहा है, उसके बाद वो बाबा रामदेव हुए, फिर योग गुरु हुए, फिर मैनेजमेंट गुरु हो गए, फिर धर्म गुरु भी हो गए, फिर वो अर्थशास्त्री हो गए। जब उन्होंने पैसे लाने की बात करी तो अर्थशास्त्र की भाषा बोलने लगे। इतिहासकार तो वो हमेशा हैं ही, इतिहास की बातें तो करते ही रहते हैं।
तो अर्थशास्त्री भी हैं, इतिहासकार भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं और वैद्य तो हैं ही, बहुत ही अच्छे वैद्य माने जाते हैं, सब पूरा देश मानता है। उसके साथ वो बड़े डॉक्टर भी हो जाते हैं, कभी साइंटिस्ट भी हो जाते हैं। उन्होंने जब कोरोना चल रहा था तो उन्होंने कोरोनिल नाम का टेबलेट लाया था जो उन्होंने क्लेम किया कि कोरोना इससे तत्काल ठीक हो जाएगा। तो लगातार जब भी देश के सामने कोई समस्या आती है कोरोना टाइप तो उसका सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं। जब देश के सामने कोई समस्या नहीं आती है तो कई बार समस्या क्रिएट भी कर देते हैं, जैसे अभी हो रहा है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो कम से कम अगर अर्थशास्त्री के निगाहों से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की पढ़ाई में जरूर एक चैप्टर तो बाबा रामदेव के ऊपर रहना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति कैसे खुद पहले ब्रांड बनता है, ब्रांड बनने के बाद कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, छोटी सी शुरुआत करके, और वो हजारों हजार करोड़ की कंपनी का एम्पायर खड़ा कर लेता है। और उसके बाद भी जो उसकी जिजीविषा है वो बनी रहती है। जब भी वो नया प्रोडक्ट लेके आता है तो साथ में कंट्रोवर्सी लेके आता है। जैसे कई बार बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती हैं तो कंट्रोवर्सी के साथ आती हैं। कई बार एक बार तो भोपाल में यहाँ तक हुआ था कि एक फिल्म रिलीज हुई, उसमें कुछ सांप्रदायिक इश्यूज बन गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया उस फिल्म के विरुद्ध। तो जब पुलिस ने एक्शन लिया तो पता चला कि जो फिल्म के जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने खुद ही ये करवाया था, खुद ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू करवाया था। तो कई बार जो ये आलोचनाएं होती हैं, जो विरोध प्रदर्शन होता है, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वो प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आजकल के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के एज में तो ये कंट्रोवर्सी संभवतः सीधे सीधे व्यवसाय से जुड़ी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जो जिसमें कंट्रोवर्सी होती है वो और ज्यादा बिकता है, जिसमें विवाद होता है वो और ज्यादा बिकता है। तो ये सभी बिजनेसमैन जो है, व्यवसायी इस चीज को समझते हैं, सभी उद्योगपति इस बात को समझते हैं और इसीलिए कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। लेकिन साथ में यह भी है कि यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो लॉन्ग रन में हमेशा जो क्वालिटी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी रामदेव को भी, क्योंकि वो जिन ऊंचाइयों पे हैं और जो उनका स्थान है जनमानस में, और हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि की जो परंपरा रही है, जिस क्रम में वो अपने आप को भी पाते हैं, चाहे आचार्य पतंजलि हो या जितने भी हमारे ऋषिगण हुए, आचार्य चाणक्य हो, सबने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है, विश्व बंधुत्व की बात की है, सभी को लेकर के चलने की बात करी है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। तो जिस देश में हम हमेशा क्लेम करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा मेन नारा है, जिस देश में हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा सबको लेकर के चलने के लिए सबको प्रेरित किया, पूरे विश्व को एक नजर से देखने की, हम विश्व गुरु बनने की बातें भी करते हैं। तो जब हम उस तरफ जाते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम हमारे लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी राज्य से आते हो, किसी भी अलग व्यक्तित्व के अलग क्षेत्र से आते हो, हमें उन सबको लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं, तो इसका कोई अंत नहीं है। आज हम धर्म के नाम पे शरबत को बांटेंगे, आज धर्म के नाम पे हम किसी प्रोडक्ट को जोड़ देंगे, तो कल को तो ये जाति के आधार पे भी तो हो सकता है। अगर हम केवल जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जो बहुमत के आधार पे सब कुछ करने लगेंगे तो कल को तो जातियों में भी समाज विभक्त है। तो ये हो जाएगा कि जो एक जाति कुछ कर रही है, कोई किसी ड्रिंक्स को, किसी चीज को उससे जोड़ दिया जाएगा। तो हमें ऐसी चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो समाज का विभाजन करे। तो हमें तो वो चीजें लानी चाहिए जो समाज को जोड़े, ऐड करे। हमारी ताकत तब बढ़ती है जब हम सब एक हो जाते हैं, ना कि जब हम डिवाइड हो जाते हैं, कमजोर पड़ते चले जाते हैं। हर चीज को राजनीति की निगाह से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम में इस पूरे एपिसोड को करने का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे कंट्रोवर्सीज, ऐसे विवाद से बचें जो समाज के लिए विभाजनकारी हो। हमेशा हम सबको बचना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा है कि देखो ना, तुमसे नफरत करने के जुनून में मैं आज तुमसी हो गई हूँ, मीठा मीठा बोलने वाली कड़वी शरबत सी हो गई हूँ।